हेलो स्टूडेंट, आज सक्सेसिव अपना 6 वीडियो लेक्चर हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का। इसे 2 पार्ट में सब डिवाइडेड किया हुआ है, ए और बी। इसमें हम लोग कार्बनिक यौगिक में प्रकाशीय क्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे, या कहें तो ध्रुवण समावयवता के बारे में कि क्या वो ध्रुवण प्रकाश की ध्रुवीयता में किसी कार्बनिक यौगिक से पास होने के दौरान या गुजरने के दौरान ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर होता है तो किस प्रकार से होता है, लेफ्ट में या राइट में, या होता ही नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग लेंगे सिलसिलेवार ढंग से। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पे इसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोग कार्बनिक यौगिक में प्रकाशीय क्रियाशीलता, कार्बनिक यौगिक में प्रकाशीय क्रियाशीलता क्या है, इस बारे में चर्चा। अच्छा, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सभी जानते हैं, यह एक तरंग ऊर्जा है। उसमें भी यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, यानी अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है ये श्रृंग और गर्त के रूप में प्रोसीड करता है। श्रृंग और ये गर्त के रूप में संचरण करता है। यानी जब जैसे मान लीजिए कि संचरण की दिशा अगर ये है, तो जो तरंग के कण हैं, चाहे वो यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो ये जो तरंग के कंपन की जो दिशा होती है, ये देखिए, ये तरंग कण की कंपन की दिशा, कंपन की दिशा। अब देखिए, तरंग कण के कंपन की दिशा जो है वो देखिए एकदम लंबवत है। यानी अगर ये आपका संचरण का दिशा है, तरंग संचरण की दिशा अगर ये है, तो ये इसकी तरंग कण के कंपन की दिशा है, और इनके बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। यानी अनुप्रस्थ तरंग क्या हो गया, जैसे ये आपका संचरण है, तो ये उस पे एकदम ऐसे ऐसे प्रोसीड करेगा, ये ऐसे। तो इसका मतलब कि ये इस पे अगर हम देखें तो ये इस पे एकदम 90 डिग्री का, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे जा रहा था और इस पे ये अगर है तो ये उस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये ऐसे 90 डिग्री। यानी अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग होती है जिसमें तरंग संचरण की दिशा और तरंग कणों के कंपन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है, तो वो प्रकाश है। अब लंबवत का मतलब क्या होता है बेटा, वो देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये है कोई तरंग कण, अब ये ऐसे जा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये यूं जाए, ऐसा भी हो सकता है 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 कि ऐसे जाए। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका पूरा
प्रकाशीय तरंग की स्थिति है। मतलब एकदम ऐसे ऐसे अगर कर रहा है तो इस डायरेक्शन ऐसे पूरा एकदम ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। मतलब ये जो ऐसे ऐसे चल रहा है कोई जरूरी नहीं है ये ऐसे ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे ऐसे भी जा सकता है। तो ये अगर मैं इनको ही अनुप्रस्थ तरंग क्रिएट करूं तो जैसे मान लीजिए कि मैं इसको कर रहा हूं कि ये अब यहां से निकला तो ये यूं ऐसे ऐसे जाने लगा, कोई ये निकला तो ये ऐसे ऐसे जाने लगा, कोई ये है तो ये यहीं से ऐसे ऐसे होने लगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर मैं इसको ले लूं तो ये ऐसे ऐसे जाने लगा। तो हर एक का एक अपना तरंग है। अब इस प्रकार का अगर कोई प्रकाश मूव कर रहा है, माना किसी भी स्रोत से अगर कोई ऐसा प्रकाश निकल रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्रोत हो, तो उससे निकलने वाली ये जो प्रकाश होती है अब वो सभी दिशाओं में कंपन करती है। प्रकाश का वह प्रकार जिसके कण या तरंग, प्रकाशीय तरंग का वह प्रकार जिसके कण सभी संभव दिशाओं में कंपन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। किसी भी दिशा में वो वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे 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 कैसे भी वो वाइब्रेट कर रहा है। तो इसे हम अध्रुवित प्रकार कहते हैं। अध्रुवित नॉन पोलराइज्ड लाइट। अब अध्रुवित प्रकाश अगर मान लीजिए कोई चीज सभी दिशाओं में घूम ही रहा है, तो अगर किसी चीज से जाके वो अगर ऐसे ही है घूम रहा है, थोड़ा सा घूम ही गया तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो वैसे भी सारे पॉसिबल डायरेक्शन में है तो घुमाव का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन्हीं प्रकाशों को अगर मैं प्लेन पोलराइज्ड कर दूं, यानी एक समतल में कंपन को रेस्ट्रिक्टेड कर दूं, रेस्ट्रिक्टेड मतलब रोक दूं कि एक ही प्लेन में कंपन करना है, तो उस प्रकार को हम एक समतलीय ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। और उसी का प्रयोग किसी भी यौगिक के प्रकाशीय क्रियाशीलता को के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो उसको हम देखते हैं कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये प्रकाश का हो गया, यानी अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर मैं किसी प्रकाशीय, मान लीजिए कि ये प्रकाशीय स्रोत है, इसमें आपका ये बल्ब है, इससे जो प्रकाश निकला है ये सभी दिशाओं में वाइब्रेट कर रहा है। मान लीजिए कि ये इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी वाइब्रेट कर रहा है, इस दिशा में भी वाइब्रेट कर रहा है, ये वाले प्लेन पे भी कर रहा है, ये सभी दिशाओं में अगर ये वाइब्रेट कर रहा है। अब मैं इसे पोलराइजर मतलब होता है ध्रुवक, इससे पास करो, इसे हम ध्रुवक कहेंगे। ये इसकी तुलना हम ब्लेड से कर सकते, ब्लेड की तरह आप समझ करने के लिए थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन से। जैसे ब्लेड में अगर मैं, आप लोग को ब्लेड याद हो थोड़ा बहुत, तो आप देखते हैं कि इसमें ये बीच में ऐसे जगह होता है। अब इससे अगर मैं कोई यही अगर कोई ऐसी चीजें पास हो, ऐसे जाएगी तो रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। कौन पार होगा? जब ये इसी के समतल से पास करेगा, यानी सारी लाइनें रुक जाएंगी, केवल वो लाइन पास करेगा जो इसके समतल में होगा, सेम एक समान समतल होगा। प्रकाश का वह कण जो इसकी जो एक खाली जगह है
उसी के समतल पे कंपन कर रहा होगा वो उसे पार कर जाएगा। तो वही स्थिति यहां भी होगी। इसमें क्या होगा कि ये कण एक कोई आके यहां रुक जाएगा, एक कोई आके यहां रुक जाएगा, एक कोई आके यहां रुक जाएगा। पार कौन होगा? केवल ये वाला सिर्फ पार होगा, बाकी सब रुक जाएंगे। यानी सारे कण रुक गए, केवल पार कौन हुआ? जो समतल पे था, यानी इसे हम ये सारे वो कण हैं जो ध्रुवक के समतल में एग्जिस्ट करते हैं। यानी ये देखिए, ये अध्रुवीय लाइट है, अध्रुवीय प्रकाश। ये स्रोत से जो प्राप्त होती है, सीधे स्रोत है ये, प्रकाश स्रोत। और जब ये ध्रुवक से पास किया गया, इसे हम पोलराइजर कहते हैं। और जब ये यहां पे पास हुआ, ये देखिए, अब मैं इसको अगर फिर से चेक करने के लिए एक और ध्रुवक लूं, जिसका जो ध्रुवित नहीं करेगा, जो इसके परीक्षण के लिए कि क्या ये ध्रुवण है, तो अब ये जब जाएंगे तो ये जाके यहां पे रुक जाएंगे। यानी यहां पे कोई लाइट अब आपको नहीं मिलने जा रही है, इसको हम कोई प्रकाश नहीं, यहां कोई प्रकाश आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो है, इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन, यानी इसको एनालाइजर के रूप में, मतलब इसको परीक्षण के लिए रखते हैं कि क्या जो हम लोगों ने एनालाइज करना है कि जब हमने जैसे बहुत सारे प्रकाश की किरणें आई, अब जैसे मान लीजिए कि यहां आई तो जो ऐसे आया वो भी रुक गया, जो ऐसे आया वो भी रुक गया, जो ऐसे आया, केवल कौन निकलेगा? जो इसी की समतल में आएगा वो बाहर निकल गया, एक निकलेगा, दो निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो हमें प्रकाश की किरणें प्राप्त हुई, तो ये समतलीय ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसे हम समतलीय ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये देखिए, अब इसी प्रकाश का प्रयोग हम लोग किसी कार्बनिक यौगिक के प्रकाशीय क्रियाशीलता का अध्ययन करने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए, ये जैसे कोई अगर मान लीजिए कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यहां पे मान लीजिए कि एक यौगिक रखा हुआ है, तो जब ये ऐसे आ रहा है, इससे गुजरा और गुजरने के बाद इधर गया और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी यहां पे जो कंपाउंड रखा हुआ, यहां पे जो यौगिक रखा हुआ, जब प्रकाश की किरणें गुजरी तो उस यौगिक का इसके प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसे, इस यौगिक को प्रकाशीय रूप से अक्रियाशील पदार्थ कहेंगे। इसमें प्रकाशीय सक्रियता नहीं है, अक्रियाशील है। लेकिन अगर यही चीज इस यौगिक से गुजरने के बाद थोड़ा सा ऐसे घूम जाता, दक्षिण ध्रुवण कर देता, इसका घूर्णन दक्षिण दिशा में घूम जाता, या ऐसे गुजरता, इससे गुजरने के बाद ये वाम ध्रुवण कर देता, तो इसका मतलब अगर ये समतलीय ध्रुवित प्रकाश किसी यौगिक से गुजरने के बाद यदि अपने ध्रुवण में या ध्रुवित घूर्णन में परिवर्तन प्रदर्शित करता है, तो वह यौगिक प्रकाशीय रूप से सक्रिय है या प्रकाशीय सक्रियता को प्रदर्शित करता है। अगर नहीं कर रहा है तो प्रकाशीय रूप से सक्रिय नहीं है। उसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो अध्रुवीय प्रकाश वह प्रकाश तरंग जिसके कण सभी
संभव दिशाओं में कंपन के लिए स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें तरंग कण एक निश्चित समतल के परितः कंपन करते हैं। इसमें एक ही समतल पे कंपन कर रहे हैं और इसमें नहीं करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और विशेष रूप से हम देखते हैं। अगर मैं समतलीय ध्रुवित प्रकाश को, मान लीजिए कि ये आपके समतलीय ध्रुवित प्रकाश है, इसको मैं एक यौगिक से कार्बनिक यौगिक से प्रवाहित करता हूं। और जब मैं इसको कार्बनिक यौगिक से प्रवाहित करता हूं या गुजारता हूं तो दो बातें होंगी। या तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या तो कोई प्रभाव पड़ेगा। ये जो यौगिक है ये कार्बनिक है और ये समतलीय ध्रुवित प्रकाश है। अब आप ये देखिए, अब ये जब इससे पास किया तो तीन घटनाएं होंगी, एक, दो और ये तीन घटना। पहली घटना ये होगी कि आपका जो ये प्रकाश है ये बिना प्रभाव के जैसा था वैसा एज इट इज बाहर निकल जाए। अगर ये स्थिति बनती है कि जैसे वो इंटर किया उसी प्रकार से बाहर निकल गया, तो इसका मतलब यह जो यौगिक है, यौगिक माने अपरिवर्तित, अप्रभावित रहे। ध्रुवित प्रकाश, प्रकाश जो है अप्रभावित अगर रहता है तो इसे हम लोग प्रकाशीय माने पदार्थ जो होता है यौगिक प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं दर्शाता है। नहीं दर्शाता है, यौगिक प्रकाशीय क्रियाशीलता को दर्शाता नहीं है। लेकिन यदि मान लिया जाए कि यौगिक जो गुजरा तो वो अपने दिशा में परिवर्तन किया, माने जिधर जाना चाहिए उससे उसकी नेट दिशा में चेंज आया, ये दूसरा केस हो गया। माने उसको होना चाहिए था एकदम ऐसा सीधा, माने होना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन इसने क्या किया कि अपने कोण में परिवर्तन कर लिया, यानी थीटा डायरेक्शन में इधर की तरफ मुड़ गया। यानी ये अगर वाम घूर्णन, वाम ध्रुवण घूर्णन कर देता है, वाम ध्रुवण घूर्णन करता है, या घड़ी की विपरीत दिशा में, या घड़ी की विपरीत दिशा, या तो इसे हम यानी लेफ्ट बाईं ओर
या बाईं ओर ध्रुवण करता है। माने जैसे गया, जाने के बाद थोड़ा ऐसे घूम गया। तो ऐसा अगर है तो दूसरी स्थिति को हम लोग लीवो या एल या माइनस यौगिक कहते हैं। यानी दूसरी स्थिति में इसको हम लोग वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक या एल या नेगेटिव यौगिक कहते हैं। अगर वो बाएं दिशा में घूमता है तो, अगर दाहिने दिशा में घूमे तो, अगर मान लिया जाए कि मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं कि अगर दाएं दिशा में अगर वो घूमता है तो, अगर मान लिया जाए कि वो वाम घूर्णन है क्या, ये अगर ये मान लीजिए कि ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे न होके ये आपका इस दिशा में ध्रुवण कर जाता है, इस दिशा में घूम गया, यानी ये राइट दिशा में, यानी ये तीसरा केस, सेकेंड और ये फर्स्ट और ये थर्ड, यानी ये घड़ी की दिशा में थीटा कोण पे घूम जाता है। घड़ी की दिशा या दाईं ओर या दक्षिण दिशा या दक्षिण ध्रुवण करता है। अगर ऐसा है तो इस कंपाउंड को हम लोग डेक्स्ट्रो यौगिक या डी यौगिक या प्लस यौगिक या दक्षिण ध्रुवण घूर्णन यौगिक कहते हैं। दक्षिण ध्रुवण घूर्णन यौगिक कहते हैं। अब ये देखिए कि स्थिति क्या बनती है। अब देखिए ये हो गया प्रकाशीय, अगर ये स्थिति है तो ये प्रकाशीय रूप से अक्रियाशील। पहली केस में ये अक्रियाशील है, लेकिन दूसरे या तीसरा केस अगर ये करता है तो यौगिक प्रकाशीय सक्रियता प्रदर्शित करता है। प्रकाशीय सक्रियता प्रदर्शित करता है। यानी अब देखिए यहां पे, अब कैसे पता चलेगा कि अब मान लीजिए कि मेरे को ऐसे सोचिए, ऐसे यौगिक के रूप में, तो यौगिक के रूप में क्या है कि अब मान लीजिए कि कोई भी चीज है, तो अगर मेरा रोटेशन, अगर मान लीजिए कि मैं बाएं की तरफ ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे, तो ये आपका देखिए बाईं ओर हो रहा है, दक्षिण ये वाम ध्रुवण हो रहा है, अरे हो रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, तो इसे हम लीवो एल या नेगेटिव रोटेशन या घूर्णन कहेंगे। अगर ये दाएं दिशा में हो रहा है, दाईं ओर दक्षिण दिशा में, तो डी यानी प्लस ध्रुवण कहते हैं। इस चीज को समझना हो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे ये निर्धारित करेंगे कि दिया हुआ कोई भी यौगिक वो बाईं ध्रुवण करेगा कि दाईं ध्रुवण करेगा, या डी है कि एल है। ये तो क्लियर होगा कि डी होगा तो है। इससे पहले कि ये भी निर्धारित करना कि वो प्रकाशीय रूप से क्रियाशील है या नहीं है, इस चीज को भी निर्धारित करना है, बहुत बड़ी बात है।
तो उसको थोड़ा समझ देखते हैं कि प्रकाशीय सक्रियता की शर्त क्या है। प्रकाशीय सक्रियता की शर्त, ये देखिए, प्रकाशीय सक्रियता की शर्त है। अब देखिए, प्रकाशीय सक्रियता की शर्त एक ही है, यदि किसी यौगिक में असममित कार्बन, जिसे कायरल कार्बन, चिराल कार्बन या कायरल कार्बन उपस्थित होता है, तो यौगिक प्रकाशीय रूप से सक्रिय होता है। अब देखिए, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। यानी कार्बन की चारों संयोजकता, हमें इस चीज को देखना है कि असममित कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है। तो वह कार्बन जिसकी सभी संयोजकता ए, बी, एक्स, वाई, ये सारी संयोजकता 4 अलग अलग रासायनिक प्रजातियों द्वारा संतुष्ट होती है। यानी ए बी के बराबर ना हो, बी एक्स के बराबर ना हो और एक्स वाई के बराबर ना हो। यदि किसी कार्बन की सभी संयोजकताएं 4 विभिन्न प्रकार की, 4 विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रजाति से संतुष्ट होती है। संतुष्ट होती है, तो उसे असममित कार्बन कहते हैं। उसे असममित कार्बन कहेंगे अगर चारों अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए ये चारों, ये मतलब ए, बी, एक्स और वाई समस्थानिक भी हो सकते हैं, समस्थानिक भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, ये अब मान लीजिए कि 1H1 हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन होता, प्रोटियम जिसको कहते हैं, ये आपका 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, ये CH3 है। तो ये चारों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो ये कायरल होता है। तब ये क्या होता है? असममित कार्बन। इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता था, मान लीजिए क्लोरीन होता है, ये ब्रोमीन होता है, ये हाइड्रोक्सी होता है, ये CH3 होता है, तो भी ये हो जाता है। चारों अलग अलग है तो ये कायरल कार्बन है। और जिसमें कायरल कार्बन है वह यौगिक प्रकाशीय रूप से सक्रिय है। ये बात ध्यान रखिए। अब देखने की बात यह है कि अब सक्रियता तो हमें पता चल जाएगा कि अगर किसी कार्बन से जुड़ने वाली चारों चीजें अगर अलग अलग होंगी
तो प्रकाशीय सक्रिय होगा। लेकिन अब बात है कि ये प्रकाशीय सक्रिय तो हो गया, तो ये डी होगा कि एल होगा, ये कैसे निर्धारित करेंगे उसे देखते हैं। अब ये देखिए, ये देखिए, यदि मैं एक यौगिक लेता हूं, इसे जैसे मान लीजिए कि एक सरलतम कार्बोहाइड्रेट है CHO OH CH2 OH और ये H, ये है ग्लिसरेल्डिहाइड। अब ये देखिए, अच्छा इसका चारों चीज देखिए, इस कार्बन से 4 चीजें जुड़ी हुई हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है, चारों अलग अलग है। तो इसका मतलब ये असममित कार्बन है। अब देखिए कि एक बात बताइए, जैसे मेरे को एक कार्बन यहां पे सोच लीजिए, कार्बन है, ऐसे मेरे को समझ लीजिए। अब मान लीजिए यहां पे एक एक्सिस क्रिएट कीजिए, यहां काट इट हो गई है। तो अब बताइए, नीचे वाला पोर्शन भारी है, ऊपर वाला हल्का है, बताइए कि मैं किस साइड में घूमूंगा। अक्ष पे कितना भी लोड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब फर्क पड़ता है? जब इधर अगर बड़ा अणु जुड़ा हो, हैवी भारी अणु जुड़ा हो, और इधर की रासायनिक प्रजाति हल्की हो, तो ये क्या हो जाएगी, इधर वाली नीचे जाएगी। अब देखिए, ये वाम ध्रुवण हो रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में हो रहा है, तो हम नेगेटिव या एल यौगिक हो जाएंगे। अगर इधर भारी हो जाएगा तो ये नीचे जाएगा, तो फिर हम दक्षिण ध्रुवण होंगे, है ना। दक्षिण ध्रुवण माने राइट रोटेशन, यानी डी कंपाउंड या प्लस कंपाउंड होंगे। तो जब मैं ऐसे घूम रहा हूं तो मेरे से जो लाइट आएगी उसको भी मैं ऐसे ही घुमा दूंगा। यहां वजन का रोल है। इसके लिए अगर हम लोग जब समावयवता पढ़ेंगे, प्रकाशीय समावयवता कार्बनिक रसायन में, तो वहां पे इसकी चर्चा करेंगे बृहत रूप से। तो इसके लिए एक CIP रूल इस्तेमाल होता है, कान इन गोल्ड परलोग मेथड। तो वो तो वहां पे इस्तेमाल होगा। यहां पे सिर्फ ये देखना है, ई तो देखना ही नहीं, यहां कुछ हो जो एक्सिस पे उसको नहीं देखना है। इधर और इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन। भारी कौन है, कौन भारी है? ये। तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, यानी ये नीचे गया और ये ऊपर गया। तो अब ये बताइए, ये राइट घड़ी की दिशा में घूम रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में? तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो इसे हम प्लस या डी यौगिक कहेंगे, या ग्लिसरेल्डिहाइड। अब इसका एल कैसे निकलेगा भाई? अब बताइए, इसका एल कैसे निकलेगा? ये हाथ है, ये है, तो एक आईना रख दीजिए, किसी भी डी समावयव का अगर इसका एल निकालना है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब होता है। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब, इस आईना रख के इसको कीजिए तो जो एक्सिस पे है वो तो ऐसे ही रहेगा, CHO रहेगा, CH2OH रहेगा, और यहां पे ये OH हो गया और ये H हो गया। अब ये देखिए, नहीं, ये अब ये OH वाला इधर आ जाएगा ना बेटा, और ये H इधर आ जाएगा। देखिए, जैसे अगर ये दोनों हाथ है मेरा, बीच में यहाँ आईना है, तो ये अंगूठा हिलाएंगे तो ये नहीं हिलेगा, तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ऐसा रखेंगे ऐसे। लेकिन ये एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करता। दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करता, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली है। तो यहां पर ये, अब देखिए, इसमें ये भारी है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो ये आपका एल या नेगेटिव समावयव होगा, यौगिक। ये इसी प्रकार से हम लोग किसी भी चीज को निर्धारित करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि CHClOH CH3, अब बताइए कि कौन होगा? तो भाई ये पहले तो ये बताइए कि ये असम्मित है कि सम्मित कार्बन है?
तो भाई ये असम्मित है क्योंकि चारों अलग अलग है। अब बताइए कि ये ज्यादा भारी है कि ये ज्यादा भारी है? तो ये भारी है क्योंकि ये 35 है और ये 12 है, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये डी यौगिक है। अगर यही चीज मैं यहाँ पे सी ले लेता, इधर OH ले लेता, इधर H ले लेता, इधर CH3 ले लेता, इधर C2H5 ले लेता, अब बताओ अब ये क्या होगा? डी होगा कि एल होगा? तो अब ये देखिए ये भारी है तो ये नीचे जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा। तो अब ये एल यौगिक होगा, एल यानी नेगेटिव, डी यानी पॉजिटिव यौगिक होगा। इस प्रकार से निर्धारित करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि टू या आइसोब्यूटेन बताइए, 2 क्लोरो ब्यूटेन और क्लोरोब्यूटेन कौन जो होगा प्रकाशीय रूप से क्रियाशील होगा? सक्रियता प्रदर्शित करेगा। अब देखिए ब्यूट बने 4 कार्बन और 1 2 3 4 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये 1 क्लोरो है, यानी C यहां पे क्लोरीन है। बाकी अब बैलेंस से क्रिएट कर लो। कार्बन कुल कितना बनाता है? 6। तो 1 बना हुआ है तो 3 वो यहां हो गया, 1 2 3 तो 1 वो यहां हो गया, तो 1 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जोड़ दीजिए। यहां 2 यहां 3 यहां 3 यहां 2 यहां 2 और यहां पे भी ऐसे। अब बताइए क्या ये कार्बन असम्मित कार्बन है? नहीं भाई, क्योंकि 3 टोटल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 100 अलग अलग जुड़ा होना चाहिए। तो ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, इसमें कोई है, कोई भी नहीं है। इसमें असम्मित कार्बन 0 है, 0। और इसमें असम्मित कार्बन कितना है? 1 है, ये वाला कार्बन 2 नंबर का कार्बन, क्योंकि देखिए ये चारों अलग अलग है और उसमें चारों अलग अलग नहीं है। ये देखिए ये दोनों एक जैसा है, तो यानी प्रकाशीय रूप से सक्रिय ये है, सक्रिय है और ये नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा कि किस प्रकार कोई प्रकाशीय सक्रियता पहली बात क्या होती है, और अगर प्रकाशीय रूप से कोई यौगिक सक्रिय है तो वो क्या कर रहा है? प्रकाश ध्रुवित प्रकाश को समतलीय ध्रुवित प्रकाश पे के ध्रुवण पे या उसका घूर्णन को प्रभावित कर रहा है। अगर राइट कर रहा है घड़ी की दिशा में तो डी है, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में कर रहा है तो एल है। एल को नेगेटिव, डी को पॉजिटिव कहते हैं। कैसे निर्धारित करते हैं? उसके लिए स्टीप रूल यानी द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं, वो भी कौन? एक्सिस वाले को नहीं, ये दोनों जो एक्स एक्सिस के अलावा उसको देखते हैं। भारी वाला नीचे जाएगा, हल्का वाला ऊपर आएगा। तो इस तरह से निर्धारित करेंगे। अगले लेक्चर में मैं इस प्रकाशीय सक्रियता को कार्बोहाइड्रेट पे इंप्लीमेंट करूंगा, उसका परिप्रेक्ष्य में वर्णन करूंगा। थैंक यू। बार बार इसको रिवाइज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।